अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू द मिड डे शो। अब तक की यानी कि 1 बजे तक क्या हुआ और क्या क्या होने आगे जा रहा है, सब अपडेट्स लेकर हम हाजिर हैं। और 1 बजे की डेवलपमेंट के साथ जो भी तज्जिया तबसरे हैं वो भी आपके खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और हमेशा की तरह मेरा साथ दे रहे हैं नन अदर देन राना एसार साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। और हमारी तो हस्ब मामूल दुआ है कि ये दिन आपके लिए खैर बरकत का बाइस बने और अच्छी खबरें लेके आए। तो नाजरीन, अब आज का बड़ा इम्पॉर्टेंट डे स्टार्ट ही हुआ है इससे, क्योंकि आज जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह फ़ौज की कमान संभाली है और बड़ी GHQ में ना पुरवकार किस्म की तकरीब भी मुनक़्क़िद की गई थी और चेंज ऑफ स्टिक्स और ये सब कुछ सारा सिलसिला जो है ना खुश उसलूबी से पा गया है। क्या पा गया है? खुश उसलूबी से मामला तय पा गए हैं पा गया एग्जैक्टली। अच्छा, और इसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके बाद आपको बताते चलें कि सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मेरे बड़े दिल को भाई भी ये चीज़ के वज़ीर ममलिकत ख़ारजा मुरहना रब्बानी खर्क जो है ना अहम दौरे पर काबुल रवाना होंगी। उनके बहुत से ऐसे मामलात हैं जिनके हवाले से रोशनी डालेंगी और अहम दौरा है और अहम दौरा पर उन्हें वफ्द भी साथ लेकर गई हैं। और जो अमूर जो ज़ेरे गौर आएंगे उनके हवाले से हम बात करेंगे और राना साहब मैं पूछूंगी, राना साहब भी आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। और अब इस्तीफ़े नहीं, असम्बलियाँ तहलील होंगी। इमरान खान ने जनाब जी मंजूरी दे दी है। अब ये आगे आने वाला जो वक्त है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानेंगे कि किस तरीके से इंपॉर्टेंट है और क्या है, क्या सिलसिले आएंगे। राना एसार साहब से इसके ऊपर बात करेंगे। राना साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपके जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुसल्लह फ़ौज की कमान संभाल ली। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी प्यारी प्यारी सी पॉजिटिव सी वाइब्स आ रही हैं उनकी तरफ से, उनकी पर्सनालिटी को लेकर। सबसे ज़्यादा जो उनको चैलेंजेस हैं आएंगे बीइंग अ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वो क्या होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हमारी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है ना, इसमें कोई भी आर्मी चीफ जितना मर्जी गैर जानिबदार हो जाए ना, हमारी सियासी जमातें उसे गैर जानिबदार रहने नहीं देती। हालांकि वो ये कह के आए कि मैं पॉलिटिकल डेफिनेटली। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि उन्होंने अपनी जो न्यूट्रल पोजीशन है उसको बरकरार रखना है और अपने इदारे की भी। और ये जो एक तासुर PTI दे रही है कि जो न्यूट्रल्स हैं वो उन्होंने ऐसा किया वो किया, अब वो चूँकि पिछली वक्त गुजर गया और जनरल बाजवा उनकी टीम जो है वो चली गई है, अब नए आर्मी चीफ आए हैं, तो अब एक नया नैरेटिव, एक नई इन्वायरमेंट जो है वो सामने आएगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो हमारे जो मसाइल हैं ना, जो हमें बाहर से हमारे सरहदों को चैलेंजेस दरपेश हैं, वो इसलिए भी बढ़ रहा है कि आज तहरीक तालिबान ने ये ऐलान किया कि जी हमारा पाकिस्तान से मुआहदा ख़त्म हो गया और अब हम जो है कार्रवाइयाँ करेंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। यही वजह है कि वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा हिना रब्बानी गई हैं एक रोज़ा दौरे पे अफ़गानिस्तान, और डेफिनेटली वो वहाँ जाके जो तालिबान हुकूमत है उनसे बात करेंगी, उन्हें इस तरफ इशारा करेंगी कि आपकी सरजमीन जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हमारी जो सरहदी चौकियाँ हैं उन पे हमले हो रहे हैं। अब हमलावर अफ़गानिस्तान की सरहद अबूर करते हैं, आके हमला करते हैं और फिर भाग जाते हैं। तो फिर आज का तहरीक तालिबान का भी मैंने आपको वो बता दिया कि उन्होंने ऐलान किया है। इन सारी सूरत हाल में जो हमारे नए आर्मी चीफ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, उनको कोई इतनी अच्छी इन्वायरमेंट नहीं मिल रही है, जिसे कहना चाहिए कि बड़ी सेटल्ड इन्वायरमेंट है। पाकिस्तान को फिर मुआशी बहुत बड़ा चैलेंज हमें सामने है। मैंने बार बार कह रहा हूँ कि $38 बिलियन वापस करने दुनिया के इस साल, तो वो कैसे करने, कहाँ से आएंगे पैसे? वो जो पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन उससे कहीं इंपॉर्टेंट रोल आर्मी चीफ का होता है। आप देखें, सऊदी अरब है, चीन है, चीन के गारंटर है हमारी आर्मी CPAC की, ठीक है। इसी तरह सऊदी अरब है और ममालिक है, वहाँ पे हमारे जो आर्मी चीफ की इज्जत और मुकाम है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो बड़ा रोल प्ले करता है पाकिस्तान की मईशत की बेहतरी के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में हम उन्हें सियासी लिहाज पे भी सामना करना पड़ेगा कि वो किसी कंट्रोवर्सी का में ना जाएं, और वो प्योरली जैसे उन्होंने कहा है कि हम
आप अच्छा, लेकिन सियासत राना से साहब, बिल्कुल शुरू अलग शुरू में तो रहेंगे। मेरे ख्याल से सियासी वाले जो मामलात में हैं उनसे जरा वो गुरेज ही करेंगे उसके अंदर, मतलब लाइक नहीं, आई होप एंड आई प्रे के शुरू में नहीं आखिर तक वो गुरेज करेंगे। रहने की बात है, वो सियासी तो चलो उन्होंने मुंह से कह दिया ना कि हम लोग नहीं है, पॉलिटिकल ही चलेंगे हम जो। तो उसके अलावा आपका अफगान बॉर्डर का आपने बताया, अफगान बॉर्डर का इम्पोर्टेंट मसला है, मैंने फिर उनका बताया आपको, तालिबान का बताया, ठीक है। तो कश्मीरियों के हवाले से उनको कितना चैलेंज है? कश्मीर में भी एज यूजुअल है तो वहाँ, लेकिन उसमें देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर का जो मामला है ना, अब वो प्योरली हो गया है एक डिप्लोमेटिक और वहाँ के कश्मीरियों का। भारत माजी में ये कहता था, जब भी वहाँ कोई तहरीक चलती थी, जब भी कोई चीज़ आती थी, तो भारत ये कहता था कि जी पाकिस्तान उनकी सपोर्ट करता है। अब कश्मीर में जो भी हो रहा है मकबूजा कश्मीर में, वो प्योरली अंदर जो कश्मीरी हैं वो कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि सूरत हाल ये है कि मकबूजा कश्मीर में से 14 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं ना, उनको वहाँ से उठा लिया गया है और तहाड़ जेल और जनाब अली, जो इंडिया की जेलें ना जितनी, वो सब जेलें भरी हुई हैं कश्मीरी नौजवानों के साथ, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं। भारत इस सतह पे खौफजदा है कि वो ये समझता है कि ये जो छोटी नस्ल के बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, ये भी मेरे लिए थ्रेट तो है। वही तो बात है ना, निहत्तों को लेकर वो मार देते हैं नौजवानों को, और फिर उनके मुजालिम आप ये जारी देखें कि अब अफसोस की बात यह है कि जो जेनोसाइड हो रहा है अब वहाँ मकबूजा कश्मीर में, उस पे आलमी उम्मा जो है वो खामोश है, यहाँ तक कि मुसलमान उम्मा जो है वो भी खामोश है। हमने जो मुसलमानों की हमारी तंजीम है, उसमें हमने OIC में जो 2 इजलास हुए इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में हुए थे, उसमें हमने कश्मीर के मसले पे बात की थी। हाँ, लेकिन अब उसके बाद एक अरसे से कश्मीर के मसले पे खामोशी है और कोई बात नहीं हो रही। सो इन हालात में जो नए आर्मी चीफ आए हैं उनके लिए कोई फिज़ा इतनी साजगार नहीं है उसमें लेकिन मैं एक चीज़ आपको बताऊं, जनरल आसिम मुनीर साहब की जो एक बहुत बड़ी क्वालिटी है ना, पाकिस्तान के जो 2 बड़े इदारे हैं ना, मिलिट्री ऑपरेशन और ISI, वो दोनों के हेड रहे हैं। अच्छा, जो ISI का हेड होता है तो उसे समझ ले कि इंटरनेशनल जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में पाकिस्तान का इमेज होता है उसका भी पता होता है, और जो साजिशें हो रही होती हैं अंदरूनी और बैरूनी, उसका भी उसे मुकम्मल तौर पे पता होता है। इसी तरह जब डायरेक्टर मिलिट्री ऑपरेशन के तौर पे आप जब DG के तौर पे काम करते हैं, तो आपको अंदरूनी जितनी भी मुल्क की सूरत हाल होती है ना, वो बिल्कुल क्लियर होती है। तो आसिम मुनीर साहब पहले, मेरी जहाँ तक मुझे याद है, पहले हमारे आर्मी चीफ हैं जो ये 2 अहम तरीन पोस्ट के ऊपर काम करके आए, जिसका मतलब ये हुआ कि उन्हें पाकिस्तान के हवाले से एक एक बात का इल्म है। उन्हें कोई नई ब्रीफिंग की ज़रूरत नहीं है, उन्हें कोई नए अंदाज में मसाइल बताने की ज़रूरत नहीं है, उनसे बेहतर कोई भी मसाइल को नहीं समझता। और ये एक ऐसी प्रोफेशनल चॉइस है जो मैं समझता हूँ कि इससे पाकिस्तान के अंदर एक तो जो हमारा इस्टेब्लिशमेंट का इमेज है ना सिर्फ वो बहुत बेहतर होगा, बल्कि ये कि हमें मुख्तलिफ मवाज़ पे जो मसाइल का सामना है उसमें आसिम मुनीर साहब का जो तजर्बा है, जो वो लेके आ गए हैं, वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। उनका करियर भी बड़ा ज़बरदस्त है, उन्होंने काफ़ी वॉर्स और जोन्स में काम भी किया हुआ है, तो इस हवाले से उनके लिए बड़ी एक चीज़ होगी कि अच्छा है उनके लिए। एक इंसान का होता है ना कि एक तजर्बा होता है इंसान का, और तजर्बा करने के बाद फिर आपको वो एक कमांड दी जाती है। नहीं, देखिए ना, मैं आपको बताऊं कि वो कमांडर फोर्स रहे 2014 में, फिर कमांडर नॉर्दर्न एरिया रहे 2017 में, DG मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर हुए, फिर 2018 में DG ISI रहे, और फिर गुजरांवाला की कोर की है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो जितने कलीदी ओहदे हैं उनके ऊपर वो करके आए हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस पे और सियासतदानों पे कि वो उन्हें कितनी देर दूर रखते हैं सियासत से, क्योंकि वो चाहे PTI हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, या वो पीपल्स पार्टी हो, ये जब इनको पॉलिटिकली कहीं से सेटबैक मिलता है तो ये कोशिश करते हैं कि फिर हम ऊपर जाके रिलीफ लेके आए या ऊपर जाके तो सर ये आपसी झगड़े आपस में, वो वाली बात है ना, आप आपस में झगड़े और फिर उनको कहते हैं कि चलो फिर प्रेशराइज डालने के लिए उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट लेकर आते हैं, तो आपस में नहीं डील करना चाहिए? आपको नहीं लगता कि ये इतना आसान नहीं हो सकता इन लोगों के लिए? मैं आपको एक बात बताऊं, PTI जोर लगा रही है कि जी किसी तरह
जो है हम अर्ली इलेक्शन करवा लें, और नून लीग चाह रही है कि हम अपने वक्त पे इलेक्शन करवाएं, और सारा कुछ घूम रहा है सिर्फ इलेक्शन पे और एक दूसरे को नीचा दिखाने पे। सर खींचा तानी वाली सिचुएशन कितनी देर तक रहेगी? ये ना आप आलिया हमजा से पूछिएगा, वो पीटीआई की रहनुमा है। हमारे साथ मौजूद आलिया हमजा मलिक, रहनुमा तहरीक इंसाफ। बहुत शुक्रिया मैम आपके वक्त का। हाँ आलिया, आपको आवाज़ आ रही है हमारी? जी मुझे रान साहब आवाज़ आ रही है। शुक्रिया। अच्छा ये बताइएगा कि ये तो तय कर लिया आपने कि जी इस्तीफे नहीं देंगे बल्कि असम्बलियाँ तहलील करेंगे, तो फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि हफ्ते तक ये फैसला हो जाएगा। क्या वाकई आप सीरियस हैं, पीटीआई सीरियस है इस मामले में, या ये एक सियासी आप एक प्रेशर डेवलप कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो ये कहूंगी कि मुझे ये समझ में नहीं आ रही है, इस वक्त तो हुकूमत के आंसू साफ करने चाहिए आप लोगों को, और जिस तरह से हुकूमत आप देख रहे हैं कि वो खिला चुकी है और उनकी जिस तरह की स्टेटमेंट्स आ रही है, उसके बाद तो आपको वैसे ही अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारी स्ट्रैटेजी कितनी कामयाब है। होना तो ये चाहिए कि इस वक्त एक लीडर इन सब रियासती दहशतगर्दियों के अगेंस्ट खड़ा रहा। उस एक लीडर ने जिस तरह से इन 13 जमाती इत्तेहाद का मुकाबला किया और इन्हें हर महाज के ऊपर शिकस्त दी, चाहे वो इंतखाबात का महाज हो चाहे कोई सियासी महाज हो। आप ये देख लें कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो लास्ट वॉल थी वो इमरान खान साहब की वजह से हुई, और जिस तरह से आरिफ अलवी साहब को उन्होंने हदायत की और उनकी हदायत के ऊपर वो नोटिफिकेशन इशू हुआ, बिल्कुल उसी तरह से अब जो असेंबली तहलील करने का फैसला है वो भी चेयरमैन इमरान खान साहब का है। और आप ये देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि सियासत का सुल्तान कौन है। ठीक है, ठीक है। आलिया साहिबा, ये भी अपने पूरे लश्कर के साथ वापस जी ये भी इतलात हैं कि इस्तीफों के हवाले से पीटीआई में कुछ थोड़े से इख्तलाफात भी हैं, और कुछ लोगों का ये कहना है कि कौमी असम्बली में हम इस्तीफे दे के निकले, उसका हमें नुकसान हुआ, इस मूव से भी हमें पॉलिटिकल नुकसान हो सकता है। देखिए मेरी एक बात सुने, जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं ना वो पीडीएम वाले तो हो सकते हैं, पीटीआई के अंदर किसी किस्म का कोई इख्तलाफ नहीं है। और मैं आपको ये बता दूं, इस वक्त सबको ये पता है, अगर तो पीटीआई में वो इख्तलाफे राय करेंगे तो वो घर का रास्ता लेंगे, और घर के रास्ते के अलावा इस वक्त कोई और दूसरा रास्ता, यानी आप ये कह रही हैं आलिया साहिबा, खान साहब का हुक्म होगा। आप ये कह रही हैं कि पीटीआई में इख्तलाफे राय की कोई गुंजाइश नहीं है, जो इख्तलाफे राय करेगा घर जाएगा। देखिए मेरी एक बात सुने, पीटीआई ही वो वाहिद जमात है जो जमहूरी जमात है, लेकिन बात इतनी सी है कि यहाँ पर आने वाले सारे लोगों की जितनी भी सीटें हैं उन्होंने अल्लाह के बाद जो वोट लिए हैं ना वो चेयरमैन इमरान खान साहब के नाम पर लिए हैं, और ये सीटें सारी इमरान खान साहब की हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि हमारी पार्टी का जो फैसला है वो यही फैसला है कि चेयरमैन साहब जिस वक्त हुक्म देंगे रिजाइन हो जाएगा, जिस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व करेंगे उस वक्त असेंबलियां डिसॉल्व हो जाएंगी। मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ कि जिससे इन्होंने एक डायरी समेत बाहर निकाला था, आज वो सियासत का सुल्तान है। ठीक है, ठीक है। 14 जमाती तजर्बाकार इत्तेहाद है ना, वो हर एक बसात के उस पर शतरंज पूरी तरह से वो मात खा चुके हैं, सियासत की शतरंज। आलिया साहिबा, वो आपकी बात ठीक है, विफाक जो है वो पंजाब और केपीके में गवर्नर राज लगाने की भी तो सोच रही है, तो अगर ये मूव हो गई तो आपके हाथ से तो सब कुछ निकल जाएगा। देखिए रान साहब, मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि ये लोग इतने अरसे से लेजिस्लेटर नहीं हैं, ये लोग इतने अरसे से असेंबलियों के अंदर बैठे रहे हैं, इन्हीं ने आइन और कवानीन में तरमीम की है, बट मुझे ये लगता है कि इनकी सारी की सारी जो एक्सपर्टीज है ना वो करप्शन के अंदर है। इनकी जितनी भी तजर्बाकारियां हैं ना वो अपने आप को NRO 2 दिलाने के आईनी तरमीम में, या आप ये कहें कि उस तरमीम में है जो इन्होंने अपनी मनी लॉन्ड्रिंग की सहूलत कारी के लिए की थी। इन्हें ना आइन का पता है ना कानून का पता है। सबसे पहली बात बता दूं, KPK में हम 2/3 मेजोरिटी से ज्यादा है, और उसके बाद जो भी गवर्नर राज लगता है वो CM की एडवाइस पे लगता है।
तो जाहिर है सीएम वहां पर पीटीआई का। अब दूसरी बात आ जाए पंजाब असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर इस वक्त ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकती है और ना गवर्नर राज की बात हो सकती है, क्योंकि इस वक्त असेंबली का इजलास चल रहा है। ठीक है आलिया साहब, यहाँ रुकिएगा, मैंने यही पता सवाल आपसे, आप खुद इस तरफ आ गई, आपको ऐसा क्या खौफ है कि आप असेंबली का इजलास एडजर्न ही नहीं कर रही हैं? क्या खौफ है कि आप इस इजलास को कंटिन्यू रख रही हैं ताकि तहरीक अदम-ए-एतमाद ना आ सके, गवर्नर की कोई एडवाइस ना आ सके? आपको ये खौफ लाहक है इसका मतलब? देखिए नान साहब, ये तो मैं अब इस पे ये तो नहीं कहूंगी कि आप क्यों ये बात कर रहे हैं। खौफ हमें नहीं है, खौफ तो 14 जमाती इत्तेहाद को है, जो कल से जिन्होंने इस दफे मातम बिछा हुआ है, जहां पर रोना पिटना मचा हुआ है। देखिए एक स्ट्रैटेजीज होती हैं और ठीक है स्ट्रैटेजी है हमारी और हमें पता है हमने हर मौके के ऊपर क्या करना है। ये तो एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसमें कोई खौफ का एलिमेंट तो शामिल है नहीं। और खौफ तो उन्हें आना चाहिए जिनके पीछे अवाम ना खड़ी हो। हमारे पीछे तो 22 करोड़ अवाम खड़ी है, हमें इनसे क्या डरना, और हम इनसे कभी भी नहीं डरेंगे, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ना हमें इनसे किसी किस्म का खौफ है। खौफ इन्हें है, 22 करोड़ अवाम का खौफ इन्हें है जो ये इलेक्शन से भाग रहे हैं। खौफ इन्हें है जो ये असेंबलियां डिसॉल्व होने से भाग रहे हैं। खौफ इन्हें है जो ये रिजाइन एक्सेप्ट करने से भाग रहे हैं। हमें किस चीज का खौफ है? हमारे पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास तो हर चीज पाने के लिए है इस वक्त, और वो ये है कि इंशाअल्लाह ताला अवाम का जो रिस्पेक्ट है, अवाम की जो मोहब्बत है, हमारे लिए तो वही काफी है। ठीक है, ये खोने के लिए ठीक है, ये बताइएगा, आगे कुआं है पीछे खाई है, यानी पीछे अवाम खड़ी है और आगे असेंबलियां डिसॉल्व होनी है। आलिया साहिबा, मैं मुझे ये बताइएगा कि अगर 3 माह 4 माह इलेक्शन देर से भी हो जाएं तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये जमहूरी निज़ाम में ये जो 5 साल है हुकूमत को पूरे करने दें ताकि एक जो जमहूरी प्रोसेस है वो चलता रहे। अगर फ़र्ज़ करें, आपकी बात को मैं मानता हूँ कि ये आपकी हुकूमत को गैर फितरी अंदाज में हटाया गया, तो अब आप भी तो हुकूमत को पूरा टाइम नहीं दे रही। नुकसान तो जमहूरियत का ही हो रहा है, किसी और का तो नहीं हो रहा। राना साहब, मुझे इस बात पे बहुत ज्यादा इख्तलाफ है। बसद एहतराम में आपको सिर्फ एक बात बता दूं कि अफसोस इस चीज का नहीं है, अफसोस इस चीज का है कि एक वो हुकूमत जो अवाम के वोट से आई थी उसको हटाया गया था, किसी के कहने पे हटाया गया था, और जो हुआ था वो आपके सामने है। ठीक है, और अब ये वो हुकूमत है जो मुसल्लत करदा हुकूमत है, यानी हमारी हुकूमत जो जमूर के दौर पर आई थी उसे हटाना आईनी था, लेकिन वो हुकूमत जो मुसल्लत करदा है और जो अवाम पे अज़ाब की तरह मुसल्लत करदा है, उसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि हमें इंतजार करना चाहिए ताकि जो महंगाई इस वक्त 30% की है वो 50% के ऊपर पहुंच जाए। चाहे बिजली के बिल जो इस वक्त लोगों के अपने जेवर बेच रहे, कल को वो अपने बच्चे बेचने पर आ जाए, या गैस जो आनी ही नहीं है तो अवाम रुल जाए। नुकसान पीटीआई का नहीं हो रहा, पीटीआई की तो मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ रही है। जो हम जब 9 अप्रैल को निकले थे ना तो कहते थे खान को 2/3 मेजोरिटी से लाएंगे, अब हम कहते हैं 3/4 मेजोरिटी से लाएंगे। इसके बाद तो आप चाहते हैं कि इनका अच्छी तरह से हर तरह से बिल्कुल जमानतें जब्त क्या पत्ते ही साफ हो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या आप आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तो मुजफ्फराबाद से भी हार गए। राब्ता खत्म, ब्रेक ले लें। मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक से वापस आते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द मिड डे शो। इससे कबल हमारी बात हो रही थी आलिया हमजा मलिक रहनुमा तहरीक इंसाफ, बहुत सी बातें कर रही थी, उस दौर हुकूमत के हवाले से भी बात करी थी और इस दौर हुकूमत वाले से भी बात करी थी। उसको कंटिन्यू करते हुए मैं राना साहब आपसे एक बात पूछना चाहूँगी। आलिया मैडम ने बड़ी एक बात कही कि भाई महंगाई हो गई है और इस दौर में इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम आम इंतखाबात करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, जो लोग हैं वो इतना परेशान हैं और चूँकि अपना गोल्ड भी बेच रहे हैं और ये नौबत ना आ जाए कि उनको बच्चे बेचने की शुरू हो जाए। पर मुझे एक बात की समझ नहीं आई, स्क्रैच से स्टार्ट करके सब कुछ ठीक करने के लिए तब्दीली का नारा तो इसी हुकूमत ने लगाया था, महंगाई इसी हुकूमत में हुई थी, जो दावे वादे वईद किए गए अनएम्प्लॉयमेंट के सब कुछ के, वो आप मुझे बताएं कि आपने वहीं से स्टार्ट किए। मतलब लाइक आपने जब वहीं से स्टार्ट किए तो वहां से फिर उतनी महंगाई तो हमने भी तो एब्जॉर्ब की है ना। बात यह है, देखें मैं बताता हूँ,
कि जो महंगाई का प्रोसेस है ना, ये पाकिस्तान में कभी ख़त्म नहीं होगा ना रुकेगा। उसकी रीज़न ये है कि जब तक हम मसनूई अंदाज में हुकूमतें चलाते हैं ना, ऐसे ही रहेगा। मिसाल के तौर पे हमें हर बार IMF के पास क्यों जाना पड़ता है, हमें वर्ल्ड बैंक के पास क्यों जाना पड़ता है, ठीक है, हमें यूरोप के आगे हाथ क्यों फैलाना पड़ता है, हमें अमेरिका के आगे हाथ क्यों फैलाना पड़ता है। जब तक हमारे पास ऐसी लीडरशिप नहीं होगी जो हमारे हकीकी मसाइल को भी समझती हो और अवाम में से निकली हुई हुकूमत हो, तब तक ये इसी तरह रहेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ, मैं किसी को ब्लेम नहीं करता। पाकिस्तान के ऊपर जितना कर्जा है और कहा जाता है कि जी हमारे यहाँ जो भी एक बच्चा पैदा होता है उस पर इतने लाख का कर्जा होता है, कर्जदार हैं। मेरा सवाल ये है कि जिन लोगों के दौर में ये कर्जे लिए गए, क्या उनके बच्चों पे भी उतना कर्जा है? अगर उनके बच्चे खरबोपति हो गए और उनकी जायदादें यहाँ से यहाँ चली गई और मैं यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ तो है। अगर हज़रत अली शेर खुदा करम वजह आते हैं, जब उन्हें खलीफा बनाया जाता है और वो आके कहते हैं कि देखो लोगों, मैं जिस घोड़े पे बैठा हूँ, जब खिलाफत ख़त्म हो और मैं जाऊँ और घोड़ा बदला हुआ हो तो समझ लेना मैं करप्शन की है मैंने, ठीक है। जिन लोगों के अदवार में ये हमने IMF से कर्जे लिए, ठीक है, उन लोगों के अदवार में कौम तो नीचे चली गई और उन लोगों की जायदादें ऊपर चली गई। वो कैसे चली गई? कब ऐसा वक्त आएगा कि जब हम एक तहकीकाती कमीशन बनाएंगे और तहकीकाती कमीशन ये तय करेगा कि जो कर्जे आए थे उनका इस्तेमाल हुआ भी कि नहीं, उन कर्जों को अवाम पे खर्चा भी गया कि नहीं। सर, ये तो आपस में एक दूसरे की खींचातानी में जो लॉ उम्मीद वाली है, जो थोड़ी सी वो कह रही हूँ कि वो जल रही है, वो उम्मीद की जो लॉ है वो भी मुझे लगता है बुझती नजर आ रही है, क्योंकि एक दूसरे की खींचातानी में ही ये लगे रहेंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आती है कि पाकिस्तान का अल्लाह ही बेड़ा ही बस ऐसे ही है। नजम वली ने, हाँ जी, सीनियर तज्ज़ियाकार नजम वली हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नजम साहब क्या हाल है? इशारा अर्ज कर रहा हूँ। जी सर, भाई अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप सुनाइए। हम बात कर रहे थे पाकिस्तान की सूरत हाल में कि ये तो हमेशा से खैर ऐसे ही रही है, कभी तुमने कभी ज़िंदगी में स्टेबल पॉलिटिक हमारी सूरत हाल देखी कभी आपने ज़िंदगी में? नजम, इतने अरसे से आप भी सहाफ़त कर रहे हैं और सारी चीज़ों को देख रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की सियासत के ऊपर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो इसके कई अलमिये हैं, कई इसके शॉर्टफॉल्स हैं और बहुत सारे जो इसके शॉर्टफॉल्स हैं वो अपने इदारों के अपने हदूद से बाहर निकलने की वजह से हमें नजर आते हैं। यानी कि अदलिया वो रोल प्ले नहीं करती जो अदलिया को करना चाहिए, फौज वो रोल प्ले नहीं करती जो फौज को करना चाहिए, और सियासतदान वो रोल प्ले नहीं करते जो सियासतदानों को करना चाहिए। हमारा असल मसला सिर्फ इतना है। हम आज की अगर सूरत हाल में देखें तो मैं समझता हूँ कि माजी से बहुत अच्छी जगह पे, बहुत बेहतर जगह पर खड़े हुए हैं कि फौज ने, पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट ने एक सबक सीखा और DGI-SPR और DGI-SI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसका बरमना इजहार किया गया कि एक बरस पहले फरवरी में जो फैसले हुए थे कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी, हम उसको अब इम्प्लीमेंट होते हुए देख रहे हैं। अगर मौजूदा सूरत हाल में सारी चीजें देखी जाएं तो मुझे अब एक उम्मीद की किरण नजर आने लगी है कि जब सियासतदानों को ये पता होगा कि वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर, अपनी सियासत की बुनियाद पर और अपने नजरिए की बुनियाद पर वोट लेंगे तो फिर वो अवाम को तरजीह ठीक है। नजम मुझे ये बताइएगा, ये बड़ी अच्छी बात है, खुशाइंद बात है, फिर आजम स्वाति साहब पर एक ही केस में 50 मुकदमात मुख्तलिफ शहरों में कैसे हो गए? देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि फौज के गैर जानिबदार होने का मतलब ये है कि वो बेहिस हो गई है, आप उसके ऊपर जो चाहे बकवास कर सकते हैं, गलीज गुफ्तगू कर सकते हैं, उस पर हमले कर सकते हैं, तो आप गलती पर हैं। गैर जानिबदार होने का मतलब ये नहीं है कि आप जब चाहें उसको गाली दे देंगे। आपको फौज क्या कह रही है, आपको एस्टेब्लिशमेंट क्या कह रही है? आपकी पंजाब में हुकूमत उन्होंने बना के रखी हुई है, अभी तक मौजूद है। आपकी खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मौजूद है, आपकी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत मौजूद है, आपकी गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत मौजूद है, आप कराची समेत मुख्तलिफ जगहों पर इलेक्शन लड़ते हैं और कोई आपको फोन नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता और आप आगे से बकवास करते हैं, गालियां देते हैं। सर, गालियां देने को जवाब ना दीजिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। अगर कोई गाली देगा
तो उसको उसका खमियाजा कोई भी गाली दे और किसी को भी गाली दे। क्या एसआर साहब, जो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड तरीका बना दिया गया है, उठ के आप किसी को भी गाली दे देते हैं, आप तकरीर में गाली दे देते हैं, आप किसी के मुंह पर गाली देकर देखिए, उस तरह किसी को कहें कि तुम्हारा बाप ऐसा था, तुम चोर हो, तुम डाकू हो, या जो माँ बहन की गालियां ठीक है, देते हैं, ठीक है। क्योंकि डिसरिस्पेक्ट करना भी हमारी इखलाकी नहीं, तरबियत बिल्कुल में ठीक तो है हासिल नजीम नहीं साहब, ना। मैं ये समझता हूँ कि जो सियासत में ये इतनी तलखी और गाली और ये वो, इसका तो मैं पहले दिन से मुखालिफ हूँ। और मेरा ख्याल है कि कंटिन्यूटी देखनी बड़ी ज़रूरी है कि जो ये आज जिस चीज़ पे पीटीआई को पाबंद सलासल किया जा रहा है, माजी में इसी तरह की कंटिन्यूटी नून लीग की तरफ से भी देखने में आई थी और इसी तरह की लैंग्वेज और ज़बान इस्तेमाल होती रही है। नहीं, इस तरह नहीं होती रही, इस हद तक नहीं होती रही, क्योंकि मैंने देखा कि अगर लीडरशिप की सतह पे भी आप चले जाएं तो नवाज शरीफ ने फौज के सियासी किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। उसके मुकाबले में खान साहब की लैंग्वेज देखें, शहबाज गिल की लैंग्वेज देखें, आजम स्वाति की लैंग्वेज देखें, इनके चलाए हुए ट्रेंड्स को देखें, ये बहुत मुख्तलिफ है। सर, कारकुन जो है वो जज्बाती होता है, वो बुरी बात भी कह देता है, गलत बात भी कह देता है। हमें देखना है कि लीडरशिप क्या कह रही है, ठीक है, ठीक है, क्या लाइन दे रही है। ठीक है, चले आगे। बहुत बड़ा नहीं, ठीक है, आगे चलते हैं, बड़ा फर्क है जी, आगे चलते हैं। वली साहब, पीटीआई की जो स्ट्रेटजी है असेंबली तहलील करने के हवाले से, पहले इस्तीफे, फिर तय हुआ कि नहीं अब असेंबली तहलील होंगी, डू यू थिंक के वो सीरियस हैं और ऐसा करना चाह रहे हैं? और अगर ऐसे कर लिया तो क्या असरात होंगे पाकिस्तानी सियासत पे? देखें, अभी तक तो खान साहब के हिस्से में मुसलसल नाकामियां आ रही हैं। वो इस्लामाबाद फतह करने के लिए चाहते हैं, इस्लामाबाद की हुकूमत गिराने के लिए चाहते हैं, और उनके पास इतनी स्ट्रीट पावर नहीं होती कि वो पिंडी और रवात को क्रॉस करें उस लॉन्ग मार्च के साथ, और वो एक अपनी पिंडी के हदूद में जलसा करके वापस आ जाते हैं। वो तरीके अदम में नाकाम होते हैं, वो अपने खिलाफ FIR करवाने में नाकाम होते हैं। और आज जब मैं 29 नवंबर को आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आज तो उनके लिए उनके लोग 29 नवंबर यौम निजात का एक ट्रेंड चला रहे हैं। मुझे तो लगता है कि उनके सर पर जो आखिरी छतरी थी वो भी नहीं रही। उनको ज्यादा मोहतात होना पड़ेगा, उनको ज्यादा सियासी होना पड़ेगा, उनको ज्यादा देखना पड़ेगा कि अगर वो, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की हुकूमतों से बाहर निकल जाते हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, वो ज्यादा मुश्किलात का शिकार हो जाएंगे। मैंने आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं देखा जो अपनी हुकूमत खत्म करने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो और अपने इख्तियारात को खत्म करने के लिए बेताब हो। वो एक बहुत बड़ा रिस्क प्लस खेल में खान साहब को शौक है मीडिया में रहने के लिए, डिस्कस करने के लिए। और ये जो गालिब का शेर है ना कि हम तालिब शोहरत हैं, हमें नंग से क्या काम, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। खान साहब आखिरी हद तक जाना चाहते हैं, उसके लिए खान साहब सिस्टम के अंदर नहीं रहना चाहते। ठीक है नजम, अब सवाल तो बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा कि आने वाले दिन बहुत मुश्किल है खान साहब के लिए। वो शायद असेंबलियां तोड़कर समझ रहे हैं कि कोई 30 मारखानी कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। नहीं, वो ठीक है, मैं उनकी 30 मारखानी पे बात नहीं कर रहा, लेकिन हुकूमत इतनी पैनिक क्यों हो गई कि हम गवर्नर आज ले आएंगे, पंजाब में अदम एतमाद की तैयारियां हो रही हैं और बहुत सारे खुफिया तौर पे चीज़ें आगे पीछे हो रही हैं, तो हुकूमत इतना पैनिक में क्यों? अच्छा, हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत को बैठ जाना चाहिए कि खान साहब बैठे और असेंबलियां तोड़ दें? उनको रेजिस्ट नहीं करना चाहिए क्या? उनको सिस्टम की बका के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए, पार्लियामेंट को अपने यहाँ पर किसी बहरान को पैदा होने से रोकने के लिए मज़ामत नहीं, ये पैनिक नहीं है। ये उनका, मेरा ख्याल है किसी को भी, आप कोई भी मैच्योर पॉलिटिकल पार्टी होगी उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करेगी। पैनिक तो सर वो है जो जून से लेकर अब तक, अब दिसंबर आने वाला है, आप पंजाब असेंबली और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास मुसलसल इसलिए चलाते जा रहे हैं कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए, कहीं यहाँ पर गवर्नर राज ना लगा दिया जाए। आप ये मुझे बताएं, क्या जवाब है आपके पास कि जून से लेके अब तक क्या बिजनेस था आपके पास, क्या एजेंडा था, क्या आपने कानून साजी की जिसके लिए आप मुसलसल 6 माह से अरकान को यहाँ पर अलाउंसेस दे रहे हैं, उनकी और 6 दिन 8 दिन आप इजलास को मुलतवी रखते हैं, फिर 1 घंटे के लिए इजलास करते हैं। सर, पैनिक तो वो खौफजदा तो वो लोग हैं जो इस वक्त डरते हैं कि हम असेंबलियां तोड़ने की भड़के लगाते हैं, और दूसरी तरफ इतना उनमें हौसला नहीं है कि वो एक आईनी तरीके अदम एतमाद, अगर ये मुस्लिम लीग नून के पास इस वक्त नंबर्स नहीं है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि जैसे ही आप असेंबली तोड़ने की बात करेंगे, आपके बहुत सारे अरकान जो है वो शायद आपके साथ ना रहें, ठीक है, वो भी वोट नहीं दे सकेंगे, लेकिन आप इस खौफ का शिकार हैं कि आपके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आ जाए, आप इस खौफ का शिकार हैं कि गवर्नर राज ना लग जाए। तो सिस्टम चलाने के लिए मेरा ख्याल है हुकूमत ने रिस्पॉन्ड करना है,
अच्छा, मुझे लगता है जैसे रिस्पॉन्ड करती है, राणा साहब, respond नजम वली करना खान चाहिए। की स्टेटमेंट को मैं बाय करती हूँ कि जाहिर बात है अगर कोई बात करेगा तो उसके आगे से जवाब तो बंदा दे सकता है। आपने आगे से बात करनी है तो उसको रिस्पॉन्ड तो कम से कम किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज्जियाकार नजम वली खान, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि हम स्टेटमेंट जो है ना बाय मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि देखें, अगर कोई पार्टी बात करती है तो उसका जवाब तो देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक पार्टी अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है तो उसका जवाब देने के लिए दूसरी पार्टी है जो वो नहीं। अच्छा, मैं आपको बात देखिए, जो एक पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है उसके जवाब भी देती है। ये तो अब एक एसओपी बन गया है कि आपने किसी के नैरेटिव का जो रिबर्टल है वो देना है, उसके निगेट करना है, व्हाटएवर जो भी है। लेकिन नजम साहब जो बात कर रहे थे कि जी इमरान खान जो है उन मुसलसल नाकामियों का शिकार हुए और वो वापस आ गए, और ये ज़रा थोड़ा सा मुझे इससे इख्तिलाफ है। पाकिस्तान में जितने भी अब पिछले माजी करीब में ज़िमनी इंतखाबात हुए, इमरान खान ने सारे इंतखाब जीते हैं, ठीक है, और अकेले बंदे ने, वो कहते थे वो नाकाम है। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे उन्होंने एक शेर सुनाया ना, तो मैं चाह रहा था मैं भी उन्हें एक शेर सुनाता कि वो हमने सोचा था कि गालिब के उड़ेंगे पुर्जे, देखने हम भी गए थे पे तमाशा ना हुआ। जो लोग तमाशा चाह रहे थे ना कि इमरान खान वहां जाके तमाशा लगाए, फिर उसके पुर्जे उड़े और फिर उसको वो हो, फिर जैसे माजी में हुआ, तो इमरान खान ने एक अच्छी मूव की। और मैं ये किसी उसके तय बगैर कहता हूँ कि पाकिस्तान में तसादुम नहीं होना चाहिए, किसी भी पॉइंट पर। मैं ना बहुत पुराना सियासी तालिब इल्म हूँ, मैंने खुदा की कसम हर तहरीक में गरीबों के बच्चों को मरते देखा। मैंने हर तहरीक के अंदर गरीबों के बच्चों के मरने के बाद उनके घरों में भूख उठते हुए देखी, ठीक है। मैंने हर पाकिस्तान की वो तहरीक निजात हो नवाज शरीफ की, वो बेनज़ीर का लॉन्ग मार्च हो, वो इमरान खान का लॉन्ग मार्च हो, वो भुट्टो साहब की तहरीक हो, आप कोई तहरीक उठा लें उसमें गरीब आदमी मरा, ऐसे ही है, ठीक है। ऐसे और उसके घर में उसकी बीवी बेवा हुई, बच्चे यतीम हुए, बाप बेटे को खो चुका, माँ बेटे को खो चुकी, ठीक है, बहनें अपने भाई को खो चुकी, और ये पॉलिटिकल पार्टी आगे बढ़ती गई। ऐसे ही इनका तो रुकना ही नहीं आता। मैं एक मिसाल देता हूँ, जावेद अशरफ मुस्लिम लीग नून का यहाँ लाहौर के बहुत बड़ा एक जियाला कारकुन था, बड़ा ब्रेव ही इज, वो क्या बात है वो उस बंदे की, ठीक है। उसने मुस्लिम लीग नून को जिंदा रखा यहाँ इस लाहौर में। उसको एक मुजाहरे के दौरान पुलिस ने मार दिया माल रोड के ऊपर। उसके बाद उसकी फैमिली आज तक जावेद अशरफ शहीद को नहीं भूली। लेकिन क्या हुआ, क्या उसके कातलों को शहबाज शरीफ ने फांसी दी या कटहरे में लेके आए? मैं एक मिसाल दी है। इस तरह ये इन तसादुमों में जो बच्चे मरते हैं, जो लोग जख्मी होते हैं, टांगे टूट जाती हैं, बाजू टूट जाते हैं, ठीक है, गरीब दा बाल मरदा है। थोड़े बच्चे ते बाहर बैठे महफूज बचाने बैठे ने, आपके बच्चों को तो कभी खांसी भी आ जाए, आपके कुत्तों को खांसी आ जाए तो आप जर्मन से डॉक्टर को बुला लेते हैं। तो सर आपको लगता नहीं है कि जो ये सीट यहाँ पे है उसकी जो नीचे से सीढ़ियाँ चढ़ते आते हैं, वहाँ में वाम की जो है वो लाशों के ऊपर से चढ़कर तो कहते हैं कि उधर सीट पे भेजते हैं। इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए आपको कब्रों के ऊपर से गुजरना पड़ता है। और मैं जानता हूँ बहुत सारे सियासतदान अपनी तहरीक में वो कहते हैं 4-5 लाशें गिर जाएं तो हमारी तहरीक को जिला मिल जाएगी, हम जरा बूस्ट अप हो जाएंगे। और वो मरने के ऊपर उन लाशों के अंदर खुश हो रहे होते हैं कि अब हमारी तहरीक को एक मिलेगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के गरीब अवाम जो है वो कभी इस बात को नहीं महसूस करते कि हम जिनके लिए अपना खून बहा रहे होते हैं, जिनके लिए अपनी जानों के नजराने दे रहे होते हैं, और उनकी तो जिस गाड़ी में वो ट्रैवल कर रहे होते हैं वो इतनी कीमती होती है कि 10 गरीब खानदानों पे एक साल का खर्चा निकल जाए, ठीक है ना। और हम उन्हीं पे लटक के आवे जीवे एक बारी फेर और शेर और कप्तान और ये कर रहे होते हैं। तो जब तक ग्रास रूट लेवल से लीडरशिप नहीं आएगी ना, हमें इसी तरह के जो सूरत हाल है और इसी तररह की लीडरशिप को तो सर हम कितनी देर तक इसी चीज़ों के अंदर उलझे हुए रहेंगे? हमने कब तरक्की करनी है और कब आगे बढ़ना है और कब हमारा मुल्क जो है इस्तेकाम सही तरीके से डेवलप्ड हो चुका होगा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आके आपसे बात करूं। यही से हम शुरू एग्जैक्टली एक ब्रेक पे जा रहे हैं। यही क्वेश्चन का आंसर मैं राणा साहब से लूंगी एक ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
वेलकम बैक टू द मिड डे शो। बड़ा जज्बाती सा क्वेश्चन करके मैंने ब्रेक ली थी और ब्रेक के बाद हम वापस आए हैं और उसका जवाब जो है वो हम लेंगे। जी राना साहब। देखिए, मुख्तसरन बात मैं ये करूँगा कि जब लीडरशिप की सूरत हाल ये हो ना कि वो एक इस जगह खड़ी हो, अवाम इस जगह खड़े हो, और इसमें बड़ा किरदार जो है मीडिया का। मीडिया ने कभी भी जेन्युइन लीडरशिप को प्रमोट नहीं किया, ठीक है। और मैं ये समझ लें कि मीडिया को हमेशा ताकतवरों ने अपनी मर्जी के साथ इस्तेमाल किया। मुझे अफसोस है, मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। तो लेकिन ये कि जब तक मीडिया ओरिजिनल लोगों को सामने नहीं लेके आता, जब तक ओरिजिनल मसाइल को सामने नहीं लेके आता, जब तक आप उम्रा मीडिया, अब तो मीडिया हाउसेज सबके अपने अपने होते जा रहे हैं, तो मीडिया आवाम की जहन साजी करता है और एजुकेशन का हमारे पास है कोई नहीं, तो जो दिखता है वही बिक जाता है, वही बिकता है। हमारे साथ मौजूद हैं कुबर दिलशाद और साबिक सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के। कुंवर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। कुंवर साहब, अगर पीटीआई असम्बली तहलील कर देती है तो जो इलेक्शन कमीशन है क्या वो इतना कैपेबल है कि फौरी तौर पे सूरत हाल को समझते हुए और ज़िमनी इंतखाबात की तरफ चला जाए या अरेंज कर ले 90 दिन के अंदर? क्या उसमें इतनी सलाहियत मौजूद है? अब अगर जैसे कि 3-4 दिन से खबरें चल रही हैं कि भाई पीटीआई के चेयरमैन ने ये फैसला किया है कि सुबह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ जो हैं इनको आप तहरीर कर दें, हम उस पर हम बहस में नहीं पड़ते कि इसमें बड़ी पेचीदगी है और आइन और कानून की रोशनी में इसमें बड़े मरहले आने हैं। अगर इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हो जाती है परवेज इलाही साहब के खिलाफ या महमूद खां के खिलाफ, तो फिर वो ज़ाहिर है कि असम्बली तहलील नहीं हो सकेगी जब तक ये तहरीक अदम एतमाद का फैसला नहीं हो जाता। लेकिन ये एक बड़ी बहस ये भी चल जाता, अच्छा हो गया कि आप जैसे माशा दानश्वर हैं और बड़े पाकिस्तान के टॉप क्लास की जर्नलिस्ट हैं, तो मैं आपकी वसातत से ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये बड़ी बहस चल रही है 2-3 दिन से कि जनाब जब सूबाई असम्बली का इजलास जारी हो तो फिर तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होती और ना ही गवर्नर साहब जो है वो उनको एतमाद का वोट लेने का हुक्म जारी कर सकते हैं आर्टिकल 112 और 105 के तहत। लेकिन ये सारी चीजें जो हमने बड़े गौर से देखा उसमें कहीं आइन में नहीं लिखा कि जब कौमी सूबाई असम्बली का इजलास हो रहा हो तो आप एतमाद की तहरीक पेश नहीं कर सकते। अदम एतमाद बेशक कर सकते हैं। यानी आप कह रहे हैं कि सेशन के दौरान ही अदम एतमाद पेश हो सकती है आइन के मुताबिक? जी हाँ, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि इतने बड़े वज़ीर आला हैं, बड़े जहादीदा शख्स हैं परवेज इलाही साहब, उन्होंने ये कहा कि जब इजलास हो रहा हो तो फिर वो गवर्नर राज नाफिज नहीं हो सकता। तो भाई आइन में तो कोई नहीं लिखा हुआ। अगर हालात ख़राब हो जाए, सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए, तो आर्टिकल 149 के तहत ये वफाकी हुकूमत को ये सवाबदीदी इख्तियारात हैं कि वो गवर्नर राज नाफिज कर दें। सूबाई असम्बली का जिक्र ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है सर, तो ये सारे मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था कि क्या इलेक्शन कमीशन हमारा कैपेबल है कि 90 दिन में इतने बड़े 502 नशिस्तें मेरे ख्याल बनती हैं सारी, अगर पीटीआई असम्बली तहलील करती है, तो क्या बैक वक्त 502 नशिस्तों के ऊपर विदिन 90 डेज इलेक्शन कराया सकता है इलेक्शन कमीशन? जी हाँ, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास आईनी जिम्मेदारी है कि जब असम्बली तहरीर हो जाए या अचानक कोई इस्तीफे दे दें तो उस पर ये बाकायदा इंतखाबात करवाए तैयार है। तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से मेरी कल बात हुई है, तो वो कहते हैं कि हम तो 90 दिन में इंतखाबात करवा देंगे अगर असम्बली तहरीर हुई तो। अगर उन्होंने इस्तीफे दिए, जैसे कि रवायत रही है अप्रैल में अभी जो इस्तीफे दिए थे पीटीआई ने, तो वो अगर इस्तीफे देते हैं तो हम 60 दिन में इंतखाब कराने की मिजाज है। अगर असम्बली तहरीर होती है तो 90 दिन में इंतखाब कराते हैं। हमने अपना एस्टिमेट लगा लिया है इस पर। यानी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन तैयार है इंतखाबात के लिए अगर ऐसी सिचुएशन होती है? तो हल्का बंदियाँ भी हैं, इलेक्टर रोल भी तैयार हैं, हर तरह से मामला है। वो 90 दिन का अरसा है, लेकिन 90 दिन के अरसे के दरमियान में हुकूमत को ये भी तो करना पड़ेगा गवर्नर साहब को आर्टिकल 105 के तहत कि वो एक निगरान सेटअप भी तो तश्कील देना पड़ेगा। तो निगरान जो है वो इलेक्शन करवाएगा तो मौजूदा सेटअप खत्म हो जाएगा। अगर इन्होंने तहरीर आप ये कह रहे हैं कि निगरान, आप ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत आती है
तो फिर ये उसकी स्वाबदीद है कि वो इलेक्शन कब कराती है, ये वो आईनी तौर पे पाबंद है कि 90 दिन में ही इलेक्शन कराएं? केयर टेकर गवर्नमेंट का जो है बड़ा रोल, बड़ा महदूद रोल है उनका। वो उनका काम है इलेक्शन करवाना, वो 90 दिन में इलेक्शन करवाएगा। और वो 90 दिन ज़ाहिर है, वो 90 दिन के लिए आते हैं, वो 100 दिन हो जाते हैं जब तक कि नया चीफ मिनिस्टर नहीं आ जाता। उस वक्त तो केयर टेकर सर माजी में भी लोग 90 दिन के लिए आए और 11-11 साल हुकूमत करके गए। नहीं जी, तो केयर टेकर के बगैर तो इलेक्शन नहीं हो सकता। केयर टेकर गवर्नमेंट तो आएगी, और केयर टेकर गवर्नमेंट जो बनेगी वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और लीडर ऑफ द हाउस यानी परवेज इलाही साहब और लीडर ऑफ द अपोजिशन गालिब राज हमजा शहबाज हैं। ये दोनों की मशावरत से ही केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का तकर्रर किया जाएगा। तो ये सारे इनकारी समझिए, जैसे कि आप देख रहे क्योंकि दोनों एक पेज पर तो कभी आते नहीं हैं। अपनी तरफ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इमरान खान साहब मुसलसल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि वो मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान बन चुके हैं, और वो मुसलसल वो सिर्फ मुस्लिम लीग नून की बात करते हैं। कोई ऑडियोज़ भी ऐसे उन्होंने पेश किए जिसमें तय हो रहा था कि किसका इस्तीफ़ा मंजूर करना है, किसका नहीं। तो ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, और इलेक्शन कमीशन जो है अगर वो ही मुतनाज़ा हो जाए तो इलेक्शन की वर्थ क्या रह जाती है? इमरान खान साहब नेशनल लीडर हैं, हम उनका बड़ा एहतराम भी करते हैं, लेकिन मसला ये है कि वो इनका जो चल रहा है चीफ इलेक्शन कमीशन के साथ या इलेक्शन कमीशन के अरकान के साथ, वो उनका ज़ाती केस है। वो ज़ाती मफादात के तहत उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ज़ाती मफादात ये हैं कि जब उनके खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस है जिसमें उनकी बहुत शदीद गहराव में आ चुके हैं, ममनुआ फंडिंग केस में और फॉरेन फंडिंग केस में दो एक ही लफ्ज़ है, तो वो उसको उन्होंने कोशिश की थी कि किसी ना किसी तरीके से मैं आप उसको ख़त्म करवा दूँ, इस केस को ख़त्म करा दूँ, इसको आगे लाभ बहुत डाला गया, बहुत भी नहीं तो बहुत राज की बात खुल जाएगी चंद दिनों में। एक बड़ी अहम शख्सियत का भी इस्तीफा आ गया है आज। अच्छा कुंवर साहब, वो ठीक है आपकी बात, शख्सियत का इस्तीफा भी आ गया। पाकिस्तान की सियासत हमारी डिस्कनेक्ट हुई है उनके साथ, आ गए वो कह रही हूँ हमारी। कौन साहब ये आपने जैसे कहा, मेरी बात सुन लीजिए, इसमें कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं आ रहा, कोई वो बात नहीं, जाती मफादात की जंग है। वो चीफ इलेक्शन कमीशन किसी मौके पर। कौन साहब मेरी बात सुन लीजिए, क्या बैकग्राउंड सर मेरी बात सुन लीजिए, वो मुफादात की जंग है, जाती मुफादात की जंग है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन क्या वजह है कि पीटीआई के हवाले से ममनुआ फंडिंग केस का फैसला बड़ी उजलत में आ जाता है, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए कहा जाता है कि इनको बाद में देखेंगे, जबकि सिमिलर केस हैं, एक ही तरह के सारी तीनों चीज़ें हैं। तो आप एक पार्टी के हवाले से फैसला कर देते हैं, दो को कहते हैं कि हम कभी फिर बाद में देखेंगे, तो जानिबदारी तो नजर आ रही है। दुरुस्त है, ये बात ये है, लेकिन वो मेरा हल वो जिसे कहते हैं ना कि श्वाओं का चक्कर, ये वो श्वाओं चक्कर है, और ये श्वाओं चक्कर में और सही बात नहीं करने दे रहा हमें श्वाओं का चक्कर। हाँ, लेकिन बात ये कि जैसे कुंवर साहब कह रहे थे कि बड़ी अहम शख्सियत का इस्तीफा आज आ गया। आखिर कब तक जो ये सियासतदान है ये सियासी अबू तलाश करते रहेंगे और उनके बगैर हिलने के काबिल भी नहीं रहेंगे? सर एक दूसरे का कंधा जो है ना इस्तेमाल किया। बहरहाल मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है बड़ी इस हवाले से मुआशी तौर पे बहुत खौफनाक है, तो है ही और बदकिस्मती इंतहा है कि हमारा कोई सियासतदान इस पे सोचने को तैयार नहीं, कोई सियासतदान इसे सीरियस लेने पे तैयार नहीं। उसकी रीज़न ये है कि खाकम बदहन, अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे अल्लाह ना करे कभी पाकिस्तान पे मुआशी बदहाली का बहुत बुरा वक्त आया, तो इनमें से किसके बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं? सही बात है। इनमें से कौन है जो पाकिस्तान का स्टेक होल्डर है? अब वो तो यहाँ हुक्मरान नहीं करें, चले जाए। इमरान खान के बच्चे भी बाहर, नवाज शरीफ साहब के तो बच्चे खैर माशाल्लाह उन्होंने तो पाकिस्तानी होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हमारा पासपोर्ट जो है ब्रिटिश हो गया है। तो इनकलाब ऐसे आते हैं कि आप सर उम्मीद पे दुनिया कायम है, इस उम्मीद पे दुनिया कायम रखो, उम्मीद रखो। तो नहीं, मैं वही बात करी थी, मेरी तो लो बुझती नजर आ रही थी, तो वो नजम वली साहब ने आके उम्मीद की किरण जगाई कि मुझे तो किरण नजर आ रही है आते कि भाई बेहतरी की तरफ गामज़न है। आप तो कह रहे थे किरण छुट्टी पे चली गई है, वो आप कह रहे हैं वो नजर आ रही है। हमारी जरूर छुट्टी हो जाएगी हम लोगों ने अगर शो खत्म ना किया तो इस टाइम पर। बहुत बहुत शुक्रिया। आज का यही मिड डे शो था। आने वाले वक्तों में क्या हुआ है और नहीं क्या होने जा रहा है और जो हो चुका है 1 बजे तक सारी हम लोगों ने डिस्कशन की। हमारे साथ रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।